तो आज से शुरू करने वाले यार हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का जो 8वां चैप्टर है वैद्युत चुंबकीय तरंगे। ठीक है, इस चैप्टर को स्टार्ट करें आज के इस वीडियो से। और आज की इस पहली क्लास में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, आज के इस वीडियो पे हम पढ़ने वाले विस्थापन धारा के बारे में। विस्थापन धारा डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होती है। ठीक है, तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस चैप्टर की स्टार्टिंग हो रही है आज आपका क्लास 12 फिजिक्स के 8वें चैप्टर वैद्युत चुंबकीय तरंगे की, जिसमें मस्त तरीके से इसका पहला टॉपिक जो विस्थापन धारा है बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखना, बहुत आसान तरीके से इस चैप्टर की शुरुआत होने वाली है। अगर बात करें इसके पहले वाले वीडियोज पे, हमने चैप्टर नंबर 1 से 7वें चैप्टर मतलब पहले से 7वें चैप्टर प्रत्यावर्ती धारा तक के जितने भी टॉपिक थे हमने इसके पहले वाले वीडियोज पे पढ़ लिए हैं। तो आज से शुरू हो रही है चैप्टर नंबर 8 आपका वैद्युत चुंबकीय तरंगे। ठीक है, अगर आप लोग नए स्टूडेंट हो, इसके पहले के वीडियो देखना चाहो तो डिस्क्रिप्शन पे फिजिक्स की प्लेलिस्ट है, वहां से जाके देख सकते हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं मस्त तरीके से वैद्युत चुंबकीय तरंगे। ठीक है, वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है, ठीक है, और इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, फिर इसके बाद विस्थापन धारा क्या, इन सब को सीखेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमने कुछ बेसिक्स एकदम चलेंगे हम लोग, जिससे आपको पूरा समझ में आए ये विस्थापन धारा डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होती है। ठीक है, तो अच्छे से समझ में। ठीक है, तो देखो जब हम पहला पार्ट पढ़ रहे थे जो हमारा था वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक है, जब पहला पार्ट था हमारे पास वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, तब हमें वहां पे आवेश कैसा मिला था, स्थिर आवेश मिला था, तब तो कूलाम का नियम था। तो वहां हमें पता चला था जब स्थिर आवेश होता है, ध्यान से एक एक चीज समझोगे बहुत आसान। ठीक है, हमें वहां पता चला था जब स्थिर आवेश था तो स्थिर आवेश जो था वो क्या उत्पन्न करता था, वैद्युत क्षेत्र। ध्यान से समझना, जब हमारे पास स्थिर आवेश था तो वो क्या उत्पन्न करता था, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता था। पहले पार्ट में आपने पढ़ा था वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र पे, जिसमें मान लो कोई आवेश होता है तो आवेश उसमें क्या होता है, अगर प्लस क्यू है तो वो कैसा था, स्थिर था। अगर प्लस क्यू से आर दूरी पे एक बिंदु पी है तो वहां पे अगर आप बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र निकालते हो तो ई बराबर 1/4πε0 Q/r², ये सब फॉर्मूले पढ़े हैं आपने। तो वहां पे वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र वाला मतलब जो आपने पढ़ा था चैप्टर, उसमें आवेश आपको कैसा दिखा था, आवेश जो था स्थिर था। तो स्थिर आवेश जो होता है वो क्या उत्पन्न करता है, वैद्युत क्षेत्र ई को उत्पन्न करता है। ठीक है, तो यहाँ से हमने लिखा स्थिर आवेश जो होता है वो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। अब इसके बाद जो गतिमान आवेश होता है, ध्यान से समझना, जो गतिमान आवेश मतलब जो आवेश चलता है, जो गतिमान आवेश होता है, मान लो पहले आवेश यहाँ पे जो Q है ये पहले रुका हुआ है, अब अगर हम इस आवेश को यहाँ पे चला दें, ठीक है, इस आवेश को क्या करते हैं, हम गतिमान कर दें यहाँ पे, तो ये जो गतिमान आवेश होता है ये चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। ठीक है, ध्यान से समझना, जो गतिमान आवेश होता है ये चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। मतलब स्थिर आवेश तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, लेकिन गतिमान आवेश क्या उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र को भी उत्पन्न करता है। देखो ध्यान से समझना क्या चीज हम आपको समझाना चाह रहे हैं। हमने कहा जो स्थिर आवेश होता है, जब आवेश रुका होता है तो वो कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करता है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करता है, वैद्युत क्षेत्र। लेकिन मान लो जब आपका आवेश चलाया जाए, पहले आवेश स्थिर था तो उसने कौन सा क्षेत्र उत्पन्न किया, वैद्युत क्षेत्र। पहले उसने कौन सा क्षेत्र उत्पन्न किया, वैद्युत क्षेत्र। लेकिन जब उसे जैसे ही चला दिया गया, गतिमान कर दिया गया, तो उसने क्या उत्पन्न किया, चुंबकीय क्षेत्र। मतलब जो गतिशील आवेश है, गतिमान आवेश होता है, वो दोनों क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है, वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र तब उत्पन्न करेगा जब वो आवेश स्थिर रहेगा, और जैसे उसे चला दोगे वो चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करने लगेगा। तो वही चीज यहाँ से हमने लिखा कि गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। फिर इसके बाद देखो, ये तो हमने गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व वाले में पढ़ा कि जो गतिमान आवेश होता है वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। पहले पार्ट पे वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में पढ़ा कि जब आवेश स्थिर होता है तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। फिर गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व जब चौथे चैप्टर पे आए हम लोग, तो हमें वहां पे पता चला जब आवेश गतिमान होता है तो वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। इसके बाद हमने पढ़ा वैद्युत चुंबकीय प्रेरण वाला पार्ट, जिसमें फैराडे नामक एक साइंटिस्ट आ गए। फैराडे नामक एक साइंटिस्ट, उन्होंने बताया कि जब आपका धारा प्रवाहित होती है, जब आपका धारा आई प्रवाहित होती है तो क्या होता है, जब मान लो कोई परिपथ है, अगर परिपथ में धारा आई प्रवाहित होती है तो चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है, परिवर्तन होता है। ध्यान से समझना, चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है, परिवर्तन होता है। चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है, परिवर्तन होता है। और जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उससे क्या उत्पन्न होती है, प्रेरित धारा और प्रेरित विद्युत वाहक बल। प्रेरित धारा और प्रेरित विद्युत वाहक बल। ठीक है, प्रेरित धारा और प्रेरित विद्युत वाहक बल। ठीक है, ये चीज उत्पन्न होता है। तो मतलब फैराडे ने क्या बताया कि जो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, मतलब वहां पे बात किसकी थी, चुंबक की, लेकिन चुंबक की वजह से क्या उत्पन्न हो गया, प्रेरित धारा और प्रेरित विद्युत वाहक बल। ठीक है, प्रेरित धारा क्या होती है, एक प्रकार की वैद्युत धारा की तरीके होती है। तो चुंबक से हमें क्या प्राप्त हो जाता है, वैद्युत। तो यहाँ से फैराडे ने बताया कि एक चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो वैद्युत क्षेत्र में परिवर्तित हो सकता है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र
ठीक है। यहाँ से लिख सकते हो परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र, क्योंकि यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है ना, तो यहाँ से लिख सकते हो कि जो परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र होता है, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र होता है, ठीक है, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र वो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, ठीक है। परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? विद्युत क्षेत्र। ध्यान से समझो, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो क्या उत्पन्न करता है? विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करता है, ठीक है। आपने यहाँ पर से देख भी लिया है कि सिंपल, जब आपका मान लो किसी पेपर में धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं में परिवर्तन होता है, तो वहां से क्या होता है? प्रेरित धारा और प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। मतलब यहाँ से पता चलता है कि ये आपका फैराडे ने क्या बताया कि चुंबक से हम लोग विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकते हैं। तो यहाँ से वही कहा गया कि जो परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र का मतलब जब चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा हो तब आपका क्या उत्पन्न होता है? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, ठीक है। यहां तक बात हम लोग ने पढ़ ली थी आपका किसमें? वैद्युत चुंबकीय प्रेरण वाले पार्ट पे। पहले हमने स्थिर आवेश देखा, पहले पार्ट वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में जो कि वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा था। फिर हम गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व वाला पार्ट पढ़े, जिसमें आवेश गतिमान था तो वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा था। फिर जब वैद्युत चुंबकीय प्रेरण पे है तो फैराडे ने बता दिया कि जो आपका परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र होता है वो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। अब यहाँ पे जब हम लोग वैद्युत चुंबकीय तरंगों वाले पार्ट में आए तो यहाँ पे एक साइंटिस्ट और आ गए जिनका नाम था मैक्सवेल। क्या नाम था उनका? मैक्सवेल नामक साइंटिस्ट थे। उन्होंने ये बताया, मैक्सवेल नामक साइंटिस्ट ने ये बताया कि इसका उल्टा भी हो सकता है। जैसे परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, वैसे ही परिवर्ती विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ध्यान समझना, परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र जो होता है वो चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है। ये मैक्सवेल ने बताया, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, ठीक है। ये सिद्ध किया उन्होंने, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। और इसी से उन्होंने एक धारा के बारे में बताया जिससे विस्थापन धारा कहा गया, ठीक है। हम सोच रहे पूरा आपको एक एक चीज समझाते चले जिससे आप लोग समझे विस्थापन धारा आई कहां से, ठीक है। तो मैक्सवेल नामक साइंटिस्ट जो थे इन्होंने कब बताया था? इन्होंने 1864 ईस्वी में। कब बताया था ये बात? सन 1864 ईस्वी में मैक्सवेल नामक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया कि आपका जो परिवर्ती विद्युत क्षेत्र है, मतलब परिवर्तित होने वाला जो विद्युत क्षेत्र है वो क्या उत्पन्न कर सकता है? वो चुंबकीय क्षेत्र को भी उत्पन्न कर सकता है। और इसी में इन्होंने विस्थापन धारा के बारे में बताया, कैसे वो समझाते हैं। मान लो आपके पास इस टाइप से क्या हो, संधारित्र की दो प्लेटें हो। ध्यान से समझना, इस टाइप से मान लो आपके पास संधारित्र की क्या हो, दो प्लेटें हो। संधारित्र की प्लेटों पे हमने पढ़ा है एक पे प्लस आवेश होता है, एक पे प्लस आवेश होता है, दूसरे पे क्या होता है? माइनस आवेश होता है, इस टाइप से, ठीक है। दूसरे पे क्या होता है? माइनस आवेश होता है। अब मान लो इसे किसी परिपथ में इस टाइप से हम जोड़ दें, ठीक है, इसे हम इस टाइप से किसी परिपथ में जोड़ दें और मान लेते हैं यहाँ पे प्रत्यावर्ती धारा स्रोत है, ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा स्रोत पे आपको पता है V का समीकरण क्या होता है? V बराबर V0 sin ओमेगा t। अभी आप लोग प्रत्यावर्ती धारा वाले पार्ट पे पढ़ के आ रहे हो, ठीक है। तो ये आपके दो संधारित्र की प्लेटें, मतलब एक संधारित्र है जिसकी दो प्लेटें हैं, प्लस और माइनस प्लेट। यहाँ पे मान लेते हैं हमारे पास एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत है। तो जब यहाँ से धारा प्रवाहित की जाती है, ठीक है, जब यहाँ से धारा प्रवाहित की जाती है, यहाँ से जो धारा प्रवाहित की जाती है मान लेते हैं वो है I, ठीक है। यहाँ से जो धारा प्रवाहित की जाती है उसे बोलते हैं आई, प्रत्यावर्ती धारा। और इस प्रत्यावर्ती धारा को आप आईसी से भी लिख सकते हो, ठीक है। इस आईसी को क्या बोलेंगे? जहां आईसी को बोलते हैं चालन धारा, ठीक है। ध्यान से समझना, यहाँ पे जो आपकी इस प्रत्यावर्ती स्रोत से धारा निकलती है इसे चालन धारा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चालन धारा बोलते हैं। तो जब यहाँ से धारा जाती है, ठीक है, जब यहाँ से धारा जाती है तो आपको पता है जब धारा यहाँ पे जाएगी तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, ठीक है। तो जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो चुंबकीय क्षेत्र से क्या उत्पन्न होगा? विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र कैसे उत्पन्न होगा देखना, ये संधारित्र की प्लेटें हैं और इस पे प्लस क्यू का आवेश है, इस पे माइनस क्यू का आवेश है। तो आपने क्या पढ़ा था जब समानता प्लेट संधारित्र की धारिता वाले व्यंजक थे और भी व्यंजक थे, तो आपने उसमें देखा था यहाँ पे क्या उत्पन्न होता था? यहाँ पे क्या उत्पन्न होता था? यहाँ पे उत्पन्न होता था विद्युत क्षेत्र ई। यहाँ पे क्या उत्पन्न होता था? संधारित्र की प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र ई उत्पन्न होता था, ठीक है। तो यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र ई उत्पन्न होता है, देखो जब यहाँ पे धारा में परिवर्तन होता है, ध्यान से समझना, जब यहाँ पे यहाँ से धारा जाती है तो धारा में जब समय के साथ परिवर्तन होता है तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र में भी परिवर्तन होता है। और यहाँ पे जो मैक्सवेल नामक साइंटिस्ट थे, मैक्सवेल नामक साइंटिस्ट ने यही बताया कि ये जो संधारित्र की प्लेटें होती है इनके बीच में भी एक धारा होती है, इन प्लेटों के बीच में भी एक धारा होती है जिसे बोलते हैं आईडी धारा। इसी धारा को विस्थापन धारा बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं, ठीक है। ध्यान से समझो,
हमने बताया कि मैक्सवेल नामक साइंटिस्ट ने सन 1864 पे ये बताया कि परिवर्ती विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो यहाँ पे आपने देखा जब धारा यहाँ से गई तो यहाँ पे आपको पता है ये संधारित्र की प्लेटों के बीच में क्या होगा, विद्युत क्षेत्र। अब जब समय के साथ धारा चेंज होगी तो विद्युत क्षेत्र में भी परिवर्तन होगा, और जब विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन होगा तो यहाँ से ये बताया मैक्सवेल ने कि यहाँ पे एक बीच में भी धारा होती है जिसे विस्थापन धारा कहते हैं। तो यही से आपका जो परिवर्ती विद्युत क्षेत्र होता है, जब विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन होता है, ठीक है, जब विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन होता है तो ये क्या उत्पन्न कर देता है, ये चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है। ठीक है, यहाँ से कहा गया परिवर्ती विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ये किसने बताया, सन 1864 में मैक्सवेल नामक साइंटिस्ट ने बताया। ठीक है, और यही से उन्होंने बताया कि संधारित्र की प्लेटों के बीच में एक धारा और होती है जिसे विस्थापन धारा कहते हैं। ठीक है, यहाँ से परिभाषा भी पढ़ सकते हो, विस्थापन धारा जिसे डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं, होती क्या है पढ़ो। ठीक है, कहा गया किसी परिपथ में समय के साथ परिवर्ती विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न धारा को विस्थापन धारा कहते हैं, इसे आईडी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, पढ़ लो ध्यान से। कहा गया किसी परिपथ में, ये आपका कोई परिपथ है, कोई सर्किट है जिसमें समय के साथ जब विद्युत क्षेत्र परिवर्तित होता है, जब यहाँ पे धारा बहेगी तो जब समय में परिवर्तन होगा, टी में परिवर्तन होगा, तो समय टी में परिवर्तन के साथ विद्युत क्षेत्र में भी परिवर्तन होगा जब समय के साथ। ठीक है, जब इस समय के कारण देखो कहा गया ना किसी परिपथ में समय के साथ अगर परिवर्ती विद्युत क्षेत्र, परिवर्ती विद्युत क्षेत्र का मतलब जो विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है, तो जब समय के साथ परिवर्ती विद्युत क्षेत्र के कारण जो उत्पन्न धारा होती है, यहाँ पे जो धारा उत्पन्न होती है उसे विस्थापन धारा, कौन सी धारा बोलते हैं, विस्थापन धारा आईडी बोलते हैं। ठीक है, विस्थापन धारा आईडी बोलते हैं। ठीक है, तो देखो परिभाषा पेपर में विस्थापन धारा की पूछी जाती है और उसका फॉर्मूला पूछा जाता है, फॉर्मूला भी अभी बताएंगे। देखो ये बातें केवल आपको समझाने की थी कि आप लोग समझ जाओ यहाँ पे जो ये चैप्टर हम लोग शुरू करने वाले, आपका जो वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, ये इसमें क्या पढ़ना है। तो इसमें यही चीज उन्होंने बताया कि जो आपका परिवर्ती विद्युत क्षेत्र होता है वो आपका क्या कर सकता है, वो चुंबकीय क्षेत्र को भी उत्पन्न कर सकता है। तो इसीलिए उन्होंने प्रयोग किया और उसमें एक धारा निकाली जिसे विस्थापन धारा कहते हैं। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, विस्थापन धारा कहते हैं। तो यहाँ पे जो उत्पन्न धारा हुई उसे विस्थापन धारा बोला गया। अब इसका फॉर्मूला कैसे निकलता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो आपको यहाँ पर से, ठीक है, आपको यहाँ पर से इतना तो फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है संधारित्र वाले चैप्टर में कि संधारित्र की प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, प्लेटों के बीच में जो वैद्युत क्षेत्र होता है ई का फॉर्मूला सबको याद है कि नहीं। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र ई बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ई बराबर सूत्र होता है सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये वाला फॉर्मूला आप लोगों ने सबने पढ़ा है इसके पहले वाले चैप्टर में। ठीक है, तो वही वाला आपको यहाँ से फॉर्मूला लगाना है, थोड़ा और इधर साइड से लिखते हैं जिससे इस फॉर्मूले का डेरिवेशन हो पाएगा विस्थापन धारा वाले का। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र ई बराबर फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, जहाँ सिग्मा क्या होता है आवेश का पृष्ठ घनत्व, तो एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता। और यहाँ से आपको सिग्मा का भी फॉर्मूला पता होगा, सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यूब अपॉन में ए। तो यहाँ से हम सिग्मा की जगह क्या रख देंगे, क्यू अपॉन ए। ये सब चीज हमने इसके पहले चैप्टर में पढ़ रखा है। ठीक है, जब विद्युत वाला चैप्टर था तो सिग्मा की जगह रख देंगे क्यू अपॉन में ए और एप्सिलॉन नॉट ये रहा। ठीक है, ध्यान से देख लो, यहाँ से क्या हुआ, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है तो सिग्मा की जगह फॉर्मूला होता है क्यू अपॉन ए, तो ई बराबर हो गया क्यू अपॉन ए इंटू एप्सिलॉन नॉट। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब यहाँ से क्या करते हैं, आपको पता है विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला, यहाँ से लिखते हैं विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फाई ई बराबर, विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर सूत्र होता है ई इंटू ए। ठीक है, फाई ई बराबर क्या होता है, ई इंटू ए। तो यहाँ से हम ई की वैल्यू रख के फाई ई का मान निकाल लेंगे। तो फाई ई कितना हो जाएगा, ठीक है, फाई ई कितना हो जाएगा, यहाँ से ई की वैल्यू कितनी, ई है क्यू अपॉन में ए एप्सिलॉन नॉट और इंटू में ए ये रहा। ठीक है, देख लो ध्यान से, फाई बराबर क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, ई की जगह हमने रख दिया और इंटू में ए, ये पहले से आप देखोगे ए ऊपर भी नीचे भी कैंसिल। ठीक है, बचेगा क्या, यहाँ से बचेगा ये फाई ई बराबर क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, फाई बराबर क्या बच गया, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ध्यान से देख लो क्या चीज बचा है। ठीक है, देखो ध्यान से, यहाँ से सिंपल फाई बराबर ए इंटू ए रखा, ई की जगह क्यू अपॉन में ए एप्सिलॉन नॉट इंटू ए से कैंसिल, फाई बराबर क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट बच गया। ठीक है, इतना आया। अब क्या करते हैं, अब ये जो हमारे पास आया है इसमें हम क्या कर देते हैं, इसमें देखो समय टी के साथ वैद्युत क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है, तो हमें वैद्युत क्षेत्र में परिवर्तन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें क्या लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे समय टी के सापेक्ष इसका हम अवकलन कर देंगे, लिखेंगे समय टी के सापेक्ष, समय टी के सापेक्ष अवकलन करने पे, समय टी के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, जब हम समय टी के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो यहाँ से क्या आएगा, देखो डी अपॉन डी टी, अवकलन में ये होता है डी अपॉन डी टी और यहाँ पे फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी टी क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये चीज तो आएगा, डी अपॉन डी टी फाई बराबर डी अपॉन डी टी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ से डी अपॉन डी टी फाई को ऐसे ही लिखा रहो
बराबर, यहाँ से एप्सिलॉन नॉट को बाहर कर लो, ठीक है, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट ये बाहर आ गया, डी अपॉन डी टी क्यू, ये चीज आपके पास आ गया, ठीक है। देख लो फाई ये रहा, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट बाहर, यहाँ से डी अपॉन डी टी क्यू हो गया, ठीक है। अब आपको पता है धारा का सूत्र, धारा क्या होती है, आवेश परिवर्तन की समय दर को धारा कहते हैं। तो आई बराबर यहाँ से क्या लिख सकते हो, डी क्यू अपॉन में डी टी, आई बराबर क्या लिख सकते हो, डी क्यू अपॉन डी टी। यहाँ से चूंकि आई बराबर डी क्यू अपॉन डी टी, तो हम यहाँ से रख देंगे आई बराबर डी क्यू अपॉन डी टी। तो देखो यहाँ से क्या बच जाएगा, ठीक है, इसके आगे का उधर लिख देते हैं, ऊपर साइड, यहाँ पे जगह खाली है ना, इधर लिख देते हैं। इसके आगे का देखो इधर लिखा जा रहा है, ठीक है, इसके आगे का ऊपर, ठीक है, इसके आगे का ऊपर सॉल्व कर रहे हैं। देखो यहाँ से कितनी वैल्यू आएगी, डी अपॉन डी टी फाई, डी अपॉन डी टी फाई ई बराबर, यहाँ से कितना आएगा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये जो डी क्यू अपॉन डी टी, इसकी जगह तो हम धारा रखेंगे, लेकिन धारा कौन से रखेंगे, विस्थापन धारा रखेंगे आई डी, ठीक है। यहाँ से आपका जो धारा रखी जाएगी वो होगी आई डी, तो यहाँ से 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू धारा कौन सी होगी, आई डी, आई डी का मतलब विस्थापन धारा, डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है। इसकी जगह डी क्यू अपॉन डी टी की जगह हम आई डी रख देंगे। अब यहाँ से अगर आई डी की वैल्यू निकालो तो आई डी कितना आ जाएगा, आई डी आ जाएगा, देखो इधर साइड कितना है, डी फाई ई अपॉन डी टी, और ये एप्सिलॉन नॉट इधर भाग में इसके साथ चला जाएगा गुणे में, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा क्या, विस्थापन धारा का आई डी बराबर डी फाई ई अपॉन डी टी इंटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और धारा का मात्रक सबको पता है एम्पियर होता है, तो मात्रक तो एम्पियर ही रहेगा, ठीक है। तो इस टाइप से यही आपका क्या है, इस धारा का सूत्र है, जहाँ डी फाई ई क्या है आपका विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन, डी टी क्या है समय में परिवर्तन, एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता, आई डी को हम लोग बोलते हैं विस्थापन धारा बोलते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल से फॉर्मूला आता है, आशा करते हैं आप लोग आसानी से समझ भी चुके हो। देखो ये चैप्टर जो है आपका वैद्युत चुंबकीय तरंगे, इसमें मैक्सवेल ने ही पूरा चीज, ये चैप्टर मान लो मैक्सवेल के आधार पे ही पूरा चैप्टर मतलब बताया गया है। इसमें अभी देखो, अभी तो इस वीडियो पे हमने विस्थापन धारा के बारे में केवल पढ़ा। मैक्सवेल ने जैसा बताया कि परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, तो उन्होंने बताया ऐसा संधारित्र की प्लेटों के बीच में जब समय के कारण आपका जब परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र होता है, तो उसके कारण जो धारा उत्पन्न होती है उसे विस्थापन धारा कहते हैं। अब यहाँ पे आप ये सोच रहे होगे कि भैया परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र के कारण चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न होता है, तो वो भी थोड़ा सा समझ लो। देखो जब यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र में परिवर्तन होता है ना, तो आपने एम्पियर का नियम पढ़ा है, एम्पियर का परिपथी नियम पढ़ा है सबने। देखो एम्पियर के परिपथी नियम में अगर मान लो कोई तार है, अगर उससे मान लो कोई धारा प्रवाहित हो रही है, आईसी धारा जिसे चालन धारा बोलते हैं, ठीक है। अगर धारा प्रवाहित हो रही है तो एम्पियर ने कहा अगर आप क्या करना चाहते हो, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र निकालना चाहते हो, तो यहाँ पे एक बंद वक्र इस टाइप से मान लो, क्या मान लो, बंद वक्र मान लो। तो बंद वक्र अगर मान लेते हो तो यहाँ पे जब बंद वक्र मतलब बंद वक्र से इस धारा को घेर दोगे, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ से P बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र को निकाल सकते हो। तो वैसा ही इन्होंने बताया कि जब यहाँ पे आप क्या करोगे, जब यहाँ पे परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक बंद वक्र बना देंगे, और ये जो बंद वक्र बनता है, इस बंद वक्र के कारण हम कहीं पे बिंदु P पे चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाल सकते हैं एम्पियर के नियम के अनुसार, ठीक है। तो यहीं से आपका क्या उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। परिवर्ती विद्युत क्षेत्र के कारण एम्पियर का परिपथी नियम लगा के हम यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र भी निकाल सकते हैं, ठीक है, परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र के कारण। तो इस टाइप से आज के इस वीडियो पे इतना ही रहेगा। आज के इस वीडियो पे केवल हमने बताया कि मैक्सवेल ने किस टाइप से आपका विस्थापन धारा के बारे में बताया, विस्थापन धारा क्या होती है और इसका फॉर्मूला क्या होता है, किस टाइप से परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है, ये सारी चीजें, ठीक है। अब इसके बाद जो अगला वीडियो आएगा उस पर हम बात करेंगे मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत। उस पर आपको पता चलेगा कि मैक्सवेल के अनुसार ये विद्युत चुंबकीय तरंगे कहां से आ गई, कैसे आपका विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में उन्होंने बताया, ठीक है। तो इसके बारे में हम इसके अगले वाले वीडियो पे बात करेंगे। आज की वीडियो पे इतना ही, ठीक है। देखो एक काम जरूर करना, आप लोग नोट्स बनाते रहना, जिससे आप पूरे चैप्टर के अच्छे से नोट्स बनाए रहोगे, तो एक एक चीज आपको तैयार होगा, ठीक है। जैसे विस्थापन धारा इसमें पढ़ा, और जितनी बातें यहाँ पे मेन चीज आपने पढ़ी, उनकी अच्छे से नोट्स बना के फॉर्मूले लिख लेना, जिससे आपको एक एक बात याद रहेगी कैसे हुआ, ठीक है। तो इसलिए आपको पहले ही से बताते आ रहे हैं कि एक एक चैप्टर जब पढ़ो तो उसके अच्छे से नोट्स बनाओ, ठीक है। अब मिलते हैं आज की वीडियो पे इतना ही, अगले वीडियो पे मैक्सवेल का तरंग सिद्धांत, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लो सब लोग, और जो लोग चैनल पे ना हो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे मस्त तरीके से तैयारी चल रही है। डिस्क्रिप्शन पे फिजिक्स की प्लेलिस्ट है, वहां पे आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं, और कमेंट जरूर करना सबको कि वीडियो अच्छा लगा है कि नहीं लगा, कमेंट करके जरूर बताना है, जिससे हमें भी पता चल सके कि हमारा पढ़ाना आपको समझ में आया कि नहीं, ठीक है। तो मिलते हैं, नोट कर लो इसे।